हाय गाइस, माई सेल्फ सचिन कर्ण और आप देख रहे हैं लीगल स्टडी बाय सचिन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 का चैप्टर 1 जो कि रिलेट करता है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से। तो इस कार्यपालिका का जो सबसे फर्स्ट हिस्सा आता है वो आता है प्रेसिडेंट के बारे में, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ये इतना महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसे तो आप समझ ही रहे होंगे। आज के इस वीडियो में या फिर आज का ये वीडियो हम इसी पोस्ट के लिए डेडिकेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेसिडेंट का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किया गया है। तो इसके बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 और इसका चैप्टर 1, पार्ट 5 चैप्टर 1, और ये डायरेक्टली डील करता है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव, नॉट ओनली प्रेसिडेंट, इट डील्स विथ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव which is described under article 52 to 78. Article 50 to 78 described with executive. एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। भारतीय संसद के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, इसका काम होता है कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव, इसका काम होता है कि जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है उसको इन्फोर्स कराना यानी उसको लागू कराना। और थर्ड हिस्सा होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम होता है कि लेजिस्लेचर जो कानून बना रही है वो संविधान के दायरे में है या नहीं है, या फिर संविधान से दायरे मतलब संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक, इस तरह की चीज़ों को देखकर उसे लागू कर होने देना या फिर उस पर रोक लगाना। तो ये काम होता है जुडिशियरी का। फिलहाल हम बात करना है एग्जीक्यूटिव की, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 से 78। एग्जीक्यूटिव में भी सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 टू 73, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो भी जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 73 में दर्शाया गया है। और भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा, ऐसा बताया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 बतलाता है कि देश में एक राष्ट्रपति का पोस्ट होना चाहिए। और आर्टिकल 52 का लाइन इस प्रकार से है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप इस लाइन को सही से देखें तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई देगा, वो है शैल। और इस शैल के मतलब को अगर आप समझें लीगली वेज में या कॉन्स्टिट्यूशनली वेज में तो इसका मतलब काफ़ी बड़ा होता है। शैल का मतलब होता है एक बाध्यता, एक कंपल्सेशन, यानी कि शैल के अगर अर्थ को समझें तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि भारत में कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिसमें कि देश में प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो जाए। वैकेंट मतलब खाली। देश में प्रेसिडेंट का सीट कभी भी किसी भी परिस्थिति में खाली नहीं होना चाहिए। इस सीट पे हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहेंगे ही, प्रेसिडेंट का सीट खाली नहीं हो सकता। तो ये बतलाया गया है आर्टिकल 52 में। और अगर शैल के मतलब को और अच्छे से समझे तो इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनका टेन्योर खत्म हो रहा था जुलाई में। 25 जुलाई को उनका टेन्योर खत्म होने वाला था। तो 25 जुलाई को जब टेन्योर खत्म होता तो उसके बाद ये सीट खाली हो जाता प्रेसिडेंट का। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 52 का ये जो लाइन है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें इस शैल के मतलब को समझते हुए क्या कराया गया कि 17 जुलाई को ही हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट के लिए, जो हमारे अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए इलेक्शन प्रक्रिया को करा लिया गया। 20 को इनका रिजल्ट आ गया, 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, 20 को रिजल्ट आ गया। और 4 दिन एक्स्ट्रा स्टॉक में रख लिए गए कि किसी भी प्रकार के अगर चुनाव में बाधाएं आती है तो इस 4 दिनों में किया जाएगा। जनरली ये शिकायत होती है हारे हुए उम्मीदवारों की कि चुनाव में गड़बड़ी हो गई, तो इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए 4 दिन का समय एक्स्ट्रा रखा जाता है। ये जरूरी नहीं है 4 दिन ही, ये चुनाव आयोग अपने हिसाब से सेट करते हैं, लेकिन कुछ दिन तो वो रखते ही हैं अपने स्टॉक में। तो इस प्रकार से आप शैल के मतलब को समझ सकते हैं, इसके बाध्यता को समझ सकते हैं कि देश में किसी भी परिस्थिति में प्रेसिडेंट का सीट खाली नहीं हो सकता। और ये बात कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 52 में। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, यहाँ पे शैल का प्रयोग करके ऐसी बाध्यताएं क्यों बनाई गई है। इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ये देश के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, यानी कि देश के प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा ये रिपब्लिक कैरेक्टर के, इंडिया के रिपब्लिक कैरेक्टर
के ये सिंबल होते हैं, यानी कि भारत एक गणराज्य है। आप संविधान की प्रस्तावना जब भी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हमेशा गणराज्य की ही बात होती है। तो ये भारत जो गणराज्य है इसके ये प्रतीक होते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब भी समझ लेते हैं। गणराज्य इसका हिंदी नाम होता है। गणराज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा देश, कोई भी ऐसा देश जिसका हेड ऑफ नेशन यानी कि वहाँ का राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत रूप से सिलेक्शन नहीं हो उसका, यानी कि उसका सिलेक्शन हेरिडेटरी ना हो, मतलब एक ही खानदान के लोग या एक ही पीढ़ी के लोग या एक ही वंश के लोग उस सीट पे काबिज ना हो। अगर उसका इलेक्शन कराया जाता हो और ऐसी व्यवस्था हो कि उस सीट पे देश का कोई भी नागरिक जा सकता है, उसके मिनिमम क्वालिफिकेशंस को पूरा करने के बाद, एलिजिबिलिटी को पूरा करने के बाद, तो ऐसे देश को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक। तो आपको पता है कि भारत में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है, इस पर कोई भी व्यक्ति जो इस सीट के लिए एबल है, एलिजिबल है, वो इसके लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए क्या शर्तें हैं वो हम आगे आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो भारत एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक कैरेक्टर के सिंबल भी होते हैं प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अलावा ये सारे इंडिया के सारे आर्म्ड फोर्सेस के हेड होते हैं, यानी कि भारत की जितनी भी सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रेसिडेंट होते हैं, ऑफिशियली आपको पता ही होगा। तो इस तरह के बातों को देखते हुए ऐसा बताया गया है, ऐसा प्रबंध किया गया है कि भारत में कभी भी राष्ट्रपति का सीट खाली नहीं हो सकता है। तो ये बातें पता चलती है आर्टिकल 52 से। तो इस प्रकार से आपने आर्टिकल 52 को जाना। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ऑल दी एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब संघ की जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां होंगी, ऑल दी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि संघ केंद्र की जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां होंगी, इसके प्रमुख कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसी पे सारी कहानी है। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग ऑल द पावर्स ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि कार्यपालिका की सारी शक्तियों के प्रमुख कौन होंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे एक शर्त लगा दिया गया है कि प्रेसिडेंट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही काम करेंगे। आप आर्टिकल 74 देख सकते हैं इसके लिए। आर्टिकल 74 में क्लियरली बताया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट विल एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड होते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप क्लियरली इस बात को समझ पा रहे होंगे कि प्रेसिडेंट को अगर किसी भी शक्ति का प्रयोग करना है तो इसके लिए कंसेंट जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय होते हैं पीएम की। तो यहाँ पे वास्तविक रूप में प्रधान प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा कहा। संवैधानिक रूप से प्रेसिडेंट हमारे हेड हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हेड कौन हो जाते हैं? पीएम, क्योंकि प्रेसिडेंट विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम, यानी कि पीएम जो कहेंगे मतलब कोई भी डिसीजन पीएम ही लेते हैं विद कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे हेड हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए इसी चीज को देखते हुए हमारे देश में प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड कहा जाता है। नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का प्रधान, और वास्तविक रियल हेड की अगर बात की जाए तो रियल हेड होते हैं हमारे यहाँ पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में से प्रधानमंत्री कहते हैं, आजकल प्राइम मिनिस्टर का मतलब ही मोदी हो गया है। तो ये अलग बात है, अलग अलग समय में अलग अलग नामें आती रहती है। आर्टिकल 53 ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हैं, अगर भारत के आज़ादी से पहले की बात करें तो हमारे ऊपर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, और ब्रिटिश का शासन हुआ करता था उस समय क्या था कि उनकी जितनी भी कानूनें थी वो इंडिया में लगाई जाती थी, वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन को लगाते थे, और इस वजह से भारतीय लोग, भारतीय नेता या फिर जितने भी लोग थे वो ब्रिटिश सत्ता के आदी हो चुके थे, उनके नियमों को आदी हो चुके थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी संविधान बनाने के लिए, और उस वक्त जब सिलेक्शन करना था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, यानी कि हमारे देश में किस प्रकार की सरकारें काम करेंगी, इस चीज को जब चुनना था तो वहाँ पे दो ऑप्शन थे। एक थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक संसदीय सरकार पद्धति और दूसरा था राष्ट्रपति सरकार पद्धति। आप अक्सर अमेरिका के बारे में सुनते होंगे, तो अमेरिका के हमेशा राष्ट्रपति की बात की जाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति, और भारत के बारे में कहा जाता है भारत के प्रधानमंत्री। तो आप इस अंतर को समझ पाएंगे आराम से। अमेरिका जैसे देशों में वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट की बात की गई है। वहीं अगर अपने इंडिया में बात की जाए तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना गया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना गया था। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चुना गया, यानी कि एक ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सरकार या फिर एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके हेड होते हैं पार्लियामेंट, जिसके हेड होते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब फिर वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और जो कि हेडेड बाय होते हैं पीएम। मतलब अगर आप इसका एक क्लियर वे में मतलब समझे तो समझ लीजिए कि ये प्रधानमंत्री की सरकार हुई और ये राष्ट्रपति की सरकार हुई। पार्लियामेंट्री में प्रधानमंत्री हेड होते हैं, प्रेसिडेंशियल में राष्ट्रपति हेड होते हैं। तो अमेरिका में जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसलिए वहां पे राष्ट्रपति ही सारे फैसले लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसलिए यहाँ सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री हेड क्यों होते हैं, वहां पे राष्ट्रपति हेड क्यों होते हैं। पार्लियामेंट्री इसलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि हमारे देश में पहले ब्रिटिश का शासन हुआ करता था और इस वजह से हमें उनकी सत्ताओं का आदत हो गया था, उनके नियमों का आदत हो गया था। और ब्रिटेन में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने वहीं से कॉपी किया था ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 53 में आपने जाना कि एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं, साथ ही आपने ये भी जाना कि प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड क्यों कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 54 की। और अगर आपको प्रेसिडेंट के बारे में कुछ पढ़ने हैं तो इसके लिए कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें सारा कहानी रखा हुआ है। एक है आर्टिकल 54, एक आर्टिकल 55, एक आर्टिकल 71। तो ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं समझने के लिए जिसे समझा जा सकता है। सबसे पहले समझिए, और इन तीनों आर्टिकल्स के हर एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये अभी आप थोड़ी देर में समझ जाइएगा। अगर आर्टिकल 54 की बात करें तो ये बात करता है वोटर्स की। वोटर्स अभी मैंने आपको बताया था कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है और रिपब्लिक कंट्री वो होता है जहाँ के हेड ऑफ नेशन का इलेक्शन होता है। और हेड ऑफ नेशन हमारे यहाँ होते हैं प्रेसिडेंट, तो निश्चित रूप से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। तो अगर इलेक्शन होगा तो वोट भी पड़ेगा, तो वोट पड़ेगा तो उसके लिए वोटर होने भी जरूरी है। तो आर्टिकल 54 यही बताता है कि वोटर्स कौन कौन होंगे, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वही निर्वाचक मंडली, हिंदी में इसे निर्वाचक मंडली बोलते हैं। तो इस निर्वाचक मंडली में कौन कौन होंगे ये बात करता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल कॉलेज में जो होते हैं वो होते हैं एमपीज एंड एमएलए। अब यहाँ पे भी दिक्कत है कि कौन से एमपी कौन से एमएलए, क्या सारे एमपी क्या सारे एमएलए? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एमपी मतलब देखिए, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं। और आपको पता है संसद 2 भाग में डिवाइड होते हैं। संसद के 2 भाग होते हैं, हालांकि इसके 3 भाग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन फिलहाल अगर हाउसेज की बात करें तो इसके एमपीज की बात करें तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, लोकसभा के हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के हो सकते हैं। और यहाँ पे एमएलए है, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं होती है उनके मेंबर। तो यहाँ पे बात की गई है वोटर्स की, तो वोटर में हो सकते हैं एमपीज एमएलए, लेकिन क्या सारे एमपी होंगे, क्या सारे एमएलए होंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। इसे समझिए कि एमपी में वे सारे एमपी जो कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी द वोटर ऑफ इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के चुनाव में निर्वाचित सदस्य, पार्लियामेंट के, संसद के निर्वाचित सदस्य वोटर होंगे। अब निर्वाचित सदस्य का क्या मतलब है? जैसे समझिए कि लोकसभा में सीटों की संख्या है 545, लोकसभा में सीटों की संख्या है 545। आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा तो भी जान लीजिए, इसमें से 2 सीट ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली रिजर्व किया गया है एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व की गई है और इस सीट पे चुनाव नहीं होता है कभी। इसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, यानी इसे प्रेसिडेंट के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाता है। इन पे इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता है। तो कितने सीट बच जाएंगे? अब इस 2 को छोड़ दीजिए तो 543। अब ये 543 ऐसे सीट हैं जिसपे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन जिसका होता है उसी को हम लोग इलेक्टेड मेंबर बोलते हैं। तो अगर हम बोल दें लोकसभा के सारे मेंबर, तो सारे मेंबर में तो एंग्लो इंडियन वाले भी आएंगे, यानी कि टोटल 545। लेकिन वोटर कौन होते हैं? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जिनका सिर्फ चुनाव होता है, यानी कि सिर्फ 543 की बात करेंगे।
इसी प्रकार से अगर आप राज्यसभा को समझें तो राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है अभी 245। इस 245 245 में से 12 ऐसे सीट होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उनका और नॉमिनेशन किया जाता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो फिर से 12 ऐसी सीटें हैं जिसका इलेक्शन नहीं होता है, तो फिर यहाँ से 245 में से 12 माइनस कीजिए, कितने बच गए 233। अब ये 233 मेंबर ही इलेक्ट होके आते हैं। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर एमपीज की बात की जाए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए, तो 543 एंड 233, बस यही लोग वोटर होंगे एमपीज के रूप में। इसके बाद फिर बात आती है एमएलएज की। एमएलएज का भी वही है कि जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, सारे स्टेट के इलेक्टेड मेंबर ऑफ उसके जो भी राज्य है उसका लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जितने भी होंगे। इसके अलावे यहाँ पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुक देखेंगे तो आर्टिकल 54 का जो सब क्लॉज होगा बी में ऐसा लिखा गया है, और उसके नीचे एक एक्सेप्शन करके लिख दिया गया है कि यहाँ पे स्टेट का मतलब होगा दिल्ली एंड पांडुचेरी को इंक्लूड किया जाए। दिल्ली एंड पांडिचेरी को इंक्लूड किया जाए। आप सबको पता होगा कि दिल्ली एंड पांडिचेरी तो स्टेट है नहीं, ये क्या है यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार ऐसा पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावे ऐसे कितने यूनियन टेरिटरी हैं जिनके एमएलएज वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसका आंसर होगा 2, दिल्ली और पांडिचेरी के। दिल्ली यूनियन टेरिटरी बना था 1992 में और पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी बना था 1962 में। पांडिचेरी जो कि 1962 में ही बन गया था यूनियन टेरिटरी, इसको 1992 तक वोट करने का अधिकार नहीं था। इसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार 1992 तक नहीं था, लेकिन जब दिल्ली को 1992 में मिला तो उसी वक्त पांडिचेरी को भी मिला 1992 में ही, मतलब दिल्ली एंड पांडिचेरी दोनों को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार 1992 में मिला। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि दिल्ली एंड पांडिचेरी को जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार मिला था, ये मिला था भारत के संविधान में 70वां संशोधन करके। 17th Amendment of the Indian Constitution provides Delhi and Pondicherry Union Territory the power of voting in the election of president। दिल्ली एंड पांडिचेरी को भारत के संविधान के 70वां संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार देता है। साथ ही आपको ये बात भी जान लेना जरूरी है कि जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, उन सारे यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एंड पांडिचेरी ही दो मात्र एक ऐसे यूनियन टेरिटरीज थे जिनके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर यूनियन टेरिटरीज के पास चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली था ही नहीं तो वो वोट कैसे करते। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2 नए यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करेंगे। तो हाल फिलहाल में एक आरटीआई के द्वारा ये सवाल जब पूछा गया था तो इसमें इसका रिप्लाई ये आया था कि जम्मू एंड कश्मीर अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ स्टेट का मतलब दिल्ली एंड पांडिचेरी को ही बताया गया है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकेंगे। हाँ, बाद में अगर इसके लिए कोई नया प्रोविजन आता है तो वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से आपने आज के वीडियो में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के बारे में जाना, जो कि प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसके बारे में आपने जाना। आर्टिकल 52 के बारे में जाना। आर्टिकल 52 जो कि बताता है कि देश में एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53 जो कि बतलाता है कि देश के जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे उनके हेड होंगे प्रेसिडेंट। और साथ ही ये भी बतलाता है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं ये सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, ये सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, यानी कि नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक रूप से अगर प्रधान की बात की जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेसिडेंट की जितनी भी शक्तियां हैं वो बांध दिया गया है ऑन द कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम। तो जब तक इनका सलाह इनको नहीं दिया जाए या फिर जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इनको ना बोले कि आप शक्ति का प्रयोग कीजिए, तब तक ये प्रयोग कर नहीं पाएंगे। तो ये एक बंधन में बंधे हुए हैं, जानबूझ करके इनको कमजोर बनाया गया है। इनको क्यों कमजोर बनाया गया है और ये भी हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे आर्टिकल 55 के बारे में। आर्टिकल 55 जो कि अपने आप में एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बात की गई है मैनर ऑफ इलेक्शन,
मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होंगे उसकी क्या प्रक्रिया होंगी। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार से चुनाव की विधि का प्रयोग किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है, प्रीफरेंशियल इलेक्शन का क्या मतलब होता है। इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अभी तक आप सुनते आए होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग होता है, यानी कि एक सीक्रेट गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, आप ऐसा सुनते होंगे। फिर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जब राष्ट्रपति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति का जब सिलेक्शन होने के लिए जब उनका इलेक्शन हो रहा था, यानी कि प्रणब मुखर्जी का जब इलेक्शन हो रहा था, तो उस समय एक पोजीशन में खड़े थे पीए संगमा। तो उस वक्त क्या हुआ था कि मुलायम सिंह यादव का वोट काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि मुलायम सिंह यादव वोट देना चाह रहे थे किसी और को और वो वोट पड़ गया था किसी और को। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत ये हुई कि इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये गलत वोट पड़ गया, तो उन्होंने इस पेपर को फाड़ दिया और उन्होंने दूसरा पेपर मांगा, दूसरे पेपर पे वोटिंग करके इन्होंने दिया। तो फिर अब बीजेपी ने विरोध किया इस बात का कि एक आदमी 2 बार वोटिंग कैसे कर सकता है, एक आदमी 2 बार वोटिंग कैसे कर सकता है। तो जब इस पे पंचायत बैठी तो बोला गया हाँ सही बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति 2 बार वोटिंग कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इनके दोबारा में किए गए वोटिंग को कैंसिल कर दिया गया, ये कह के ये वोटिंग तो दोबारा है, और पहले वाले वोट को ये कहकर कैंसिल कर दिया गया कि ये वोटिंग तो गुप्त रहा ही नहीं, इस पे तो पंचायत बैठ गई, तो सबको पता है कि आपने किसे वोट दिया, तो ये तो गुप्त मतदान हुआ नहीं। तो इस प्रकार से मुलायम सिंह यादव के वोट को कैंसिल किया गया था। और भी इसके बहुत सारे रीजन है, ये सब हम जानेंगे लेकिन अपने अगले वीडियो में, और उसी वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 55 की और इससे आगे की जो कि रिलेटेड है ओथ से, प्रेसिडेंट की ओथ से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, प्रेसिडेंट के टेंडर से, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी से, और आर्टिकल 71 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।